नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप करेंगे मुख्य सेवका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें होंगे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे पता चलेगा आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का स्तर कि किस तरह के परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न यहीं से आएगा, करेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज है आपका मॉक टेस्ट नंबर 2। लेकिन उससे पहले आज का आपका प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। मलेरिया बीमारी आपके सिलेबस में भी दी हुई है, इसलिए ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। जरूर बताइएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपकी तैयारी तो मजबूत होगी ही। आपका पहला प्रश्न है कि स्तनपान करा रही महिलाओं में आवश्यक दैनिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए 650 ml, बी 450 ml, सी 350 ml, डी 250 ml। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। स्तनपान करा रही महिलाओं में आवश्यक दैनिक उत्पादन होता है। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 650 ml। क्लियर है आपको। तो इससे पहले कि मैं आपका दूसरा क्वेश्चन पढ़ूं, आपके लिए एक सूचना है कि हमारे चैनल पर मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है जिसका नाम है गरिमा बैच। क्लियर है आपको। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279 94533366 ये नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करके भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है। 400 से अधिक लोग बच्चे छात्र ज्वाइन कर चुके हैं और अपने सपने के साकार करने के लिए मेहनत उन्होंने शुरू कर दी है। तो आप भी अगर अपनी दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्वस्थ बच्चे का भार कौन सी आयु तक उसके जन्म के भार का दुगना हो जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। स्वस्थ बच्चे का भार कौन सी आयु तक उसके जन्म के भार का दोगुना हो जाता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 1 वर्ष, डी 6 माह। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। स्वस्थ बच्चे का भार कौन सी आयु तक उसके जन्म के भार का 2 गुना हो जाता है। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। 6 माह की आयु पर स्वस्थ बच्चे का भार उसके जन्म के समय के भार से 2 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी रोकथाम करता है। तो बताइए विटामिन डी कौन कौन से रोगों की रोकथाम करता है। यहां पर प्रश्न ऐसा पूछा गया है आपका। ऑप्शन ए है आपका रिकेट्स, बी है आपका ऑस्टियोपोरोसिस और सी है आपका ओस्टियोपोरोसिस या डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। विटामिन डी रोकथाम करता है रिकेट्स की, ऑस्टियोपोरोसिस की या ओस्टियोपोरोसिस की या उपरोक्त सभी। तो तीसरे का सही उत्तर कौन सा है। तीसरे का सही उत्तर डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इन तीनों बीमारियों की रोकथाम कौन करता है। विटामिन डी करता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की रोशनी है। क्लियर है आपको। प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशु की संख्या को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फिर से एक बार सुने। प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशु की संख्या को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नवजात रुग्णता दर, ऑप्शन बी नवजात मृत्यु दर, ऑप्शन सी मातृ मृत्यु दर
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशु की संख्या को कहा जाता है। ऑप्शन ए नवजात रुग्णता दर, बी नवजात मृत्यु दर, सी मातृ मृत्यु दर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नवजात मृत्यु दर। क्लियर है आपको। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है। बताइए कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है। ऑप्शन ए गोमेज वर्गीकरण, बी IAP वर्गीकरण, सी वाटरलो वर्गीकरण, डी वेलकम वर्गीकरण। इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही है। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है। तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, वाटरलो वर्गीकरण। क्लियर है आपको। वाटरलो वर्गीकरण आपके कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक है। तो प्रश्न का सार ऐसा है कुछ कि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है, यह आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए, बी ऑप्शन है गर्भाशय के आकार में वृद्धि के लिए, सी ऑप्शन है उल्ब तरल एमनियोटिक द्रव के निर्माण के लिए, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छठे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। लगातार आपकी तैयारी कराई जाएगी मजबूती के साथ, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ICDS योजना के लाभार्थी हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं या उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ICDS योजना के लाभार्थी हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे या गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करा रही महिलाएं या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवें का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको। ये योजना मैंने आपको पढ़ा रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि डॉट डॉट के लिए अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए। तो किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि रिक्त स्थान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए। ऑप्शन ए गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि, ऑप्शन बी गर्भनाल वृद्धि, ऑप्शन सी माता के शरीर में वृद्धि, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि, या बी गर्भनाल वृद्धि, सी माता के शरीर में वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आठवें का जो ऑप्शन आपका सही है वो डी है, उपरोक्त सभी। तो जो आवश्यकता ऊर्जा बढ़ जाती है वो इन तीनों चीजों के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहले तो आपके गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा अधिक लगती है, और दूसरा आपके गर्भनाल की वृद्धि भी होना आवश्यक है तो उसमें भी ऊर्जा अधिक लगती है, और तीसरा जो ऑप्शन है आपका माता के शरीर में वृद्धि होती है उसके लिए भी ये ऊर्जा आवश्यक होती है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि मुझे भी पता चल सके मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है आपका, हैजा और दस्त द्वारा होते हैं। तो किस कारण से हैजा और दस्त होते हैं यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए विषाणु संक्रमण, बी जीवाणु संक्रमण, सी कृमि, डी प्रोटोजोआ। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हैजा और दस्त द्वारा होते हैं यानी कि किस कारण होते हैं। ए ऑप्शन है विषाणु संक्रमण, बी जीवाणु संक्रमण, सी कृमि, डी प्रोटोजोआ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 9वें का ऑप्शन आपका बी सही है,
जीवाणु संक्रमण के द्वारा हैजा और दस्त होते हैं। तो यह जीवाणु और विषाणु संक्रमण के बारे में एक अलग से वीडियो आपको दिया जाएगा, जिससे आपकी पूरी एक एक जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से आप तक पहुंच सके। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शाकाहारी माता में ... की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो प्रश्न का सार यह है कि शाकाहारी माता में कौन सी विटामिन की कमी होने की संभावना अधिक होती है। ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन B12, डी आयरन। तो बताइए शाकाहारी माता में किस चीज की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 10 में का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जितने भी लोग शाकाहारी होते हैं, माताएं हों या पुरुष हो, उनमें विटामिन B12 की जो मात्रा है उसकी कमी होने की संभावना बनी रहती है। तो क्लियर है आपको? तो इसे आप आंख मूंद करके लगा देंगे। जो शाकाहारी व्यक्तियों में माता हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उनमें विटामिन B12 की मात्रा की कमी होने की संभावना बनी रहती है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, स्किन फोल्ड कैलिपर की मोटाई मापते हैं। प्रोटीन की परत, वसा की परत, कार्बोहाइड्रेट की परत या पानी की तरफ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 11वें का ऑप्शन जो आपका सही है वो सी है, कार्बोहाइड्रेट की परत। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, टिटनेस का अभिलक्षण है पेशियों में दृढ़ता एवं दर्द युक्त ऐंठन, प्रायः जबड़े की मांसपेशियों के कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि टिटनेस आपके सिलेबस में ऑफिशियल लिखा हुआ है, तो वहां से प्रश्न बनेंगे आपके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टिटनेस का अभिलक्षण है, यानी कि टिटनेस का लक्षण है पेशियों में दृढ़ता एवं दर्द युक्त ऐंठन, प्रायः जबड़े की मांसपेशियों के कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 12वें का आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी है, ए और बी दोनों। टिटनेस में क्या होता है, पेशियां कड़ी हो जाती हैं, उनमें कठोरता आ जाती है और दर्द युक्त ऐंठन होने लगती है। इसके अलावा प्रायः जबड़े की मांसपेशियों में भी कड़ापन आ जाता है और दर्द की शुरुआत हो जाती है। तो ये किसके लक्षण है? ये टिटनेस के लक्षण है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला को अस्थायी रूप से कहां से संरक्षण दिया जा सकता है। ए वन स्टॉप सेंटर, बी बालिका आश्रम, सी अस्पताल, डी उपरोक्त सभी। तो किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला को अस्थायी रूप से कहां संरक्षण दिया जा सकता है, इसका सही ऑप्शन है ए वन स्टॉप सेंटर। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, अन्नप्राशन कब कराया जाता है। अन्नप्राशन कब कराया जाता है? ऑप्शन ए जन्म के 3 माह पर, बी जन्म के 4 माह पर, सी जन्म के 6 माह पर, डी जन्म के 12 माह पर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 14वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जन्म के 6 माह पर अन्नप्राशन कराया जाता है। कितने माह पर? जन्म के 6 माह के बाद अन्नप्राशन कराया जाता है। क्लियर है आपको? तो 14वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका 15वां, निम्न में से आयोडीन की सर्वाधिक किसमें पाया जाता है। निम्न में से आयोडीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए शैवाल, बी मेथी, सी पालक, डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से आयोडीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो 15वें का आपका ऑप्शन सही है, ए शैवाल में पाया जाता है। क्लियर है आपको? तो गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए, और अगर आपको आलस्य आ रहा है, आपको चीजें बोर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके विचार शक्ति में कमजोरी है, उसे मजबूत करिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। तो अगला प्रश्न है आपका, पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है। बताइए पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है। आपके ऑप्शन है लार ग्रंथियों से निकला जल, या बी ऑप्शन ऊपर से पिया गया जल, या आपका भोज्य पदार्थों से निकला जल, या डी इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ABCD में? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी।
क्लियर है आपको? तो 16वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दायरे में आता है? बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न आपका सही ऑप्शन सही है। कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दायरे में आता है? ए आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, बी विटामिन बी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, या सी विटामिन सी में न्यूनता विकार कार्यक्रम, या ऑप्शन डी कैल्शियम न्यूनतम विकार नियंत्रण कार्यक्रम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम के दायरे में आता है? तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आपके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दायरे में आता है। तो क्लियर है आपको? 18वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? बताइए गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? ए संक्रमण, सी पोषण, बी पोषण होगा, यहां पर सी लिखा है, यहां पर बी पोषण होगा, सी अनुवांशिकी, डी ये सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए संक्रमण, बी पोषण, सी आनुवंशिकी, डी यह सभी। तो यहां पर बी होगा जहां पर यह सी लिख गया है दो बार, तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा डी। क्लियर है आपको? यह सभी संक्रमण, पोषण और आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, वो सभी गर्भावस्था में शिशु की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, खाद्य पिरामिड का आधार बनता है। बताइए खाद्य पिरामिड का आधार क्या बनता है? अनाज और दालों से, सब्जियों और फलों से, शर्करा से, मांस और उसके उत्पादों से। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? खाद्य पिरामिड का आधार बनता है अनाज और दालों से, बी सब्जियों और फलों से, सी शर्करा से, डी मांस और उसके उत्पादों से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 20 का ए ऑप्शन आपका सही है, अनाज और दालों से। क्लियर है आपको? अनाज और दालों से खाद्य पिरामिड का आधार बनता है। तो ये रहा आपका आज का मॉक टेस्ट। इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी दृढ़ संकल्पित होकर कर रहे हैं तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से, जिससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पर 94 533 66 279 पर मैसेज करेंगे, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के प्रश्न का जो उत्तर है वो भी आपको देना है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपकी कितने प्रश्न सही हुए हैं उनका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा यह भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।